तो इतिहास में इसके पीछे वाला चैप्टर क्या नाम था? उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल ये सब के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना। तो उसमें हम बताए थे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में हम बताए थे। उसके साथ साथ में हम ये भी चर्चा किए थे कि जो ऋग वैदिक कालीन जो आर्य थे उस समय ऋग वैदिक काल में उन लोगों का पेशा क्या था, है ना। वो पशुपालक थे, कृषक थे, इसके बारे में हम जानकारी दिए थे। उत्तर वैदिक काल में फिर उनका क्या पेशा बना, इसके बारे में भी हम जानकारी दिए थे। तो हम बताए थे उस समय कि ऋग वैदिक कालीन जो आर्य थे वो पशुपालक थे, बताए थे ना। और पशुपालक थे तो सोचने वाली बात है कि हम बताए थे कि जब पशुपालक है तो उनका जो उस समय एक अस्थाई निवास नहीं था, वो एक जगह नहीं रहा करते थे। वो क्या करते थे कि चारे के तलाश में इधर से उधर मतलब पशुओं को लेकर चारा के लिए मैंने घुमा करते थे। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल आता है तो वहाँ पास मतलब ये स्टार्ट हो जाता है, वो जो है से फिर कृषक के रूप में भी कार्य करने लगते हैं, है ना। तब से उनका जो जीवन है वो अस्थाई हो जाता है। और उस समय हम ऋग वैदिक काल में ये भी बताए थे कि उस समय कबीला जो हुआ करता था, कबीला के बारे में हम बताए थे कि किसी परिवार में जैसे एक पीढ़ी के जो या एक वंश के जो रह रहा है पूरा फैमिली सबको मिला के जो है वो कबीला कहा जाता था, जिसको हम बोले थे कि जन भी बोलते हैं, जन या कबीला। ये ऋग वैदिक कालीन हम बताए थे। नहीं, राजन तो वो तो हो गया कि गौधन रक्षा करने वाला है राजन। ये कबीला जो है कि जैसे होता ना कि हमारा परिवार है तो परिवार में जैसे हम रह रहे हैं, ठीक है, हमारे पिछला मतलब कि हमसे जो पहले वाले पीढ़ी है, जैसे पिताजी हैं, दादा हैं, है ना, दादा के जैसे मान के दादा के भाई है तो उनका भी जो और सभी जो बाल बच्चे हैं वो हो गए, उनका उनसे पीछे वाले भी और मतलब कि मेरे दादाजी हैं उनके पिता होंगे, उनके बाल बच्चे जो रह रहे हैं सब मतलब कि सब एक मिला के पूरा परिवार का एक वंश मतलब पूरा वंश साथ में रह रहा है, उसको कबीला हम बताए थे, ठीक है। तो वो हम इसमें बताए थे कि पहले जो था कि कबीलों मतलब कि कबीले में मैंने वो कबीले में अलग अलग रहते थे। ये भी बताए थे कि हर कबीला में लगभग कभी कभी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी गौधन के लिए। बताए थे ना कि गाय शुरुआती दौर में मतलब कि ऋग वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो था वो अधिकतर मतलब कि गौधन था उस समय, नहीं बताए थे। तो मतलब कि उस समय जो है लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। तो अब जो है उत्तर वैदिक काल में आता है कि वो अब जो जन है या जिसको कबीला कहते हैं वो आपस में मिलकर जो है अब जनपद बनने लगे थे। तो जनपद में आता है तो अब जनपद से भी अब हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, जनपद से भी अब हमको जानना है महाजनपद अब बन रहा है, जनपद से महाजनपद। तो उसमें हम पहले जान लेते हैं कि जनपद जो है तो जनपद को जो उस समय बनने का मतलब जो रूप दिखाई दे रहा था तो जनपद को बनने का 3 रूप दिखाई दे रहा था, ठीक है। मतलब कि 3 बोल सकते हैं कि 3 वजह है या 3 कारण या 3 रूप दिखाई दे रहा था जनपद बनने का। तो ये कि जनपद का विकास जो है विकास के लिए 3 रूप दिखाई दे रहा था। जैसे प्रथम है अधिकांश जन अकेले अवस्था में ही जो वो अपने आप को जनपद के रूप में घोषित कर लिया करते थे। अधिकांश जन मतलब हम बताए थे कि जनपद का तब निर्माण हुआ था, पहले जो है जन थे केवल एक वंश के पीढ़ी रह रहे हैं, ठीक है, तो वो जन थे या कबीला थे केवल। लेकिन जब वही जन जो है 2-3 आपस में मिल गए तो वो जनपद हो गए, समझ ना। लेकिन यहाँ पास बताया जा रहा है कि कुछ जो ऐसे जन हैं वो अकेला ही ऐसा घोषित कर रहे हैं
जैसे नहीं हम ठीक है अकेला ही हैं और अपने आप को मान लिए कि से हम जनपद हैं, ठीक है। अगर जिसे मान के चलते हैं कि हम छोटा आदमी है, ठीक है, वो हमको मतलब उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि यार मतलब हम सोच रहे हैं कि हमसे ज़्यादा थोड़ी और किसी को बुझाता होगा। हम इस बात को सोचकर हम मतलब बोल रहे हैं कि यार हम भी मेरे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वैसे अपने आप से कह दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी जो है वो जनपद बनने के लिए वो अपने आप ही अपने से घोषित कर लिया करता था कि हम भी जनपद हैं। हो सकता है कि वो बाकी जो जनपद है, जो कबीला है, उनमें हो सकता है कि उसको लगे कि से हाँ हम जो हैं उनसे शक्तिशाली हैं, उनसे समृद्ध हैं। इसको देखते हुए उसको अपना नज़र में लगे उस कबीले को कि नहीं यार हम उससे थोड़े ही कम हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को घोषित कर लिया कि हम भी अकेला ही हैं, एक ही पीढ़ी के वंश के हैं, लेकिन वो अपने आप से बोल दे रहा है कि अब जनपद हैं। तो एक जो रूप दिखाई दे रहा है कि अधिकांश जन जैसे अकेले अवस्था में वो बोल दिया कि हम जनपद हैं। जैसे कि है मत्स्य जनपद, ठीक है। फिर है चेदी भी एक जनपद है, या कह सकते मतलब कबीला था जो कि अपने आप में जनपद घोषित कर लिया अकेले अवस्था में। काशी, कौशल, ये सब जो है से अकेले अवस्था में ही अपने आप को घोषित किया हुआ एक उदाहरण है जो जनपद घोषित कर लिया है अपने आप में, ठीक है। दूसरा बताए थे कि यही हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में जो है से जो कई जन जो है से मिल कर जनपद के रूप में बने थे। तो दूसरा जो है रूप दिखाई देता है कि जन आपस में मिलकर जो है से जनपद का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे कि कौन एक हम बताए थे कि कुरु और पुरु और भरत जो जन है दोनों मिलकर वो किस कुरु शायद जनपद के बताए थे कि निर्माण करता था, ठीक है। और एक बताए थे कि दुर्वस और क्रीवी, ये दोनों जो है से ये दोनों जन है, दुर्वस और क्रीवी दोनों अलग अलग जन है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गया, एक पांचाल जनपद बन गया, ठीक है। तो ये लोग जो है से एक जो है से आपस मिलकर जो है से जनपद का निर्माण कर रहे थे। एक ये रूप दिखाई दे रहा था कि वो आपस में मिलजुल कर जनपद का निर्माण कर रहे हैं। और एक जो था कि अपने आप घोषित कर रहा है कि हम जनपद हैं, जैसे अपने आप से हम बड़ा आदमी हैं, उस तरह से। और तीसरा जो है कि उन्हें भी जो है जनपद जन जो है हम बताए कि पहले जो लड़ाइयाँ हुआ भी करती थी, है ना, सभी जो अलग अलग जन हैं उनमें लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। तो मतलब कि जो अधिक जो शक्तिशाली जन है या कबीला बोल सकते हैं, तो वो जो है वो किसी दूसरे अपने से कमजोर जन पर या कबीले पर वो आक्रमण करके लड़ाई करके उसको पराजित कर देता था और फिर उसको जो है से अपने अधीन कर लेता था, ठीक है। तो उस तरह से अपने अधीन करके और वो उसको मिलाकर जो है वो दोनों फिर एक जनपद का निर्माण किया। तो एक तरह से यहाँ पे बोल लेंगे कि अधिक शक्तिशाली जन जो है से पराजित करके वो अपने से कमजोर वाले जन को जो है से अपने में शामिल करके वो जनपद घोषित करता था, ठीक है। तो एक हो गया अकेला अपने आप को जनपद घोषित कर लेता था, और दूसरा हो गया कि मिलकर, और तीसरा हो गया कि पराजित करके, ठीक है, लड़कर किसी को हरा कर वो जनपद का निर्माण करता था। जैसे कि मगध जो है से विशाल साम्राज्य था, ठीक है, और काफी शक्तिशाली था। तो मगध साम्राज्य जो है से अंग जो है जो मतलब कि अपने राज्य के सीमा पर ही है, तो उसको जो है से पराजित करके उसको हरा दिया था, मतलब ठीक है, उसको लड़कर लड़ाई में हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। तो वो जो है से फिर उसके अपने अधीन कर लिया, तो वो जो है से अपने में मतलब समाहित कर लिया और इस तरह से उसको मतलब कि अपने से मिलकर और जनपद का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये जनपद का मतलब कि निर्माण के लिए 3 रूप दिखाई दे रहा था, ठीक है। पहले हम बताए थे कि जनपद क्या होता था, मतलब जनपद का एक रूप बताए थे जिसमें कि दो जन या 3 जन आपस में मिलकर एक जनपद बनाते थे।
लेकिन जनपद बनने का 3 रूप दिखाई दिया है। ठीक है, इसमें भी जो जनपद जो ऐसे कई जनपद हैं। ठीक है, तो वैदिक काल के जितने भी मतलब कि जनपद है, ठीक है, तो वैदिक काल के जितने भी जनपद हैं उनमें जो है कुछ जो है अधिक महत्वपूर्ण जनपद है। ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण। अब अधिक महत्वपूर्ण जनपद हो सकता है, किस रूप में हो सकता है? सोचने वाली बात है कि आखिर वो महत्वपूर्ण है कोई जनपद तो क्यों है? आखिर तो उसका कुछ कारण होगा। तो हो सकता है कि वो जो जनपद है वो बाकी जनपदों से शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से सही हो। वो हो सकता है कि बाकी जो जनपद है उनसे जो है सभ्य हो, ये भी हो सकता है, बुद्धिजीवी हो, तेज तरार हो। तो इस रूप में वो जो है मतलब कि पॉलिटिकल हो, राजनीतिक व्यवस्था रूप से भी वो सही हो। तो इस रूप से मान के जो है उन जनपदों में कुछ जनपदों को ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण जो जनपद था उसी को फिर बोल दिया गया है महाजनपद। ठीक है, जनपदों में भी जो महत्वपूर्ण है वो हो गया महाजनपद। तो इस तरह से महाजनपद का निर्माण हुआ है। ठीक है, जनपदों में जो महत्वपूर्ण है वो महाजनपद हो गया। तो महाजनपद में जो है यदि बात करेंगे तो महाजनपद के बारे में हमें 16 को जो महाजनपद है, ठीक है, 16 जनपदों का जानकारी जो है, महाजनपदों का जानकारी जो है हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार हमको मिल जाता है जानकारी। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में पढ़ेंगे तो उससे जो है हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलेगा। जैसे हम बता रहे थे ना कि जैसे पंचाल हो गया, है ना, पंचाल एक जनपद का निर्माण किया। फिर यहाँ पर है मत्स्य है, चेदी है, काशी है, कोसल, ये सब अपने आप में जैसे जनपद का घोषणा किया है। तो इसी तरह से मतलब कि जो 16 जो जनपद है, 16 जनपद को जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे और जैन ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे हमको प्राप्त हो जाएगा उसके बारे में जानकारी। ठीक है, और इनमें भी जो है 16 में भी जो से मुख्य जनपद है, जैसे अंग है। 16 को जनपद की तो जानकारी मिलता है, लेकिन उनमें भी सभी के बारे में जानकारी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ रखा जाता है ना कि हाँ मतलब उनमें जो मुख्य है उसको पर ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य जनपद जो है अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वत्स है, अवंती है, वजी है एवं मल्ल है। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य महाजनपद है। ठीक है, तो इस तरह से अब यदि हम बात करें कि महाजनपद के आखिर शासन व्यवस्था, अब जो है महाजनपद, देखो महाजनपद जो है अब वो एक छोटा सा इकाई नहीं रहा। ठीक है, अब छोटा सा भी इकाई है तो अपने आप में वो बोल रहा है कि हम समृद्धशाली हैं। एक यहाँ पर बोल रहा है कि हम अपने आप में समृद्धशाली हैं। ठीक है, तो अपने आप में समृद्धशाली है तो उसके यहाँ तो शासन व्यवस्था होगा ना। तो शासन व्यवस्था होगा तो उसके लिए महाजनपद को जो शासन जो चला, मैंने शासन व्यवस्था जो था, तो सभी जो महाजनपद था सभी में मतलब बराबर शासन व्यवस्था नहीं था। ठीक है, तो कुछ जो महाजनपद हैं उनमें जो है गणतंत्रात्मक जो अति व्यवस्था था शासन के लिए, और कुछ जो महाजनपद था उसमें जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था था शासन के लिए, या बोल सकते हैं कि पैतृक मतलब कि पिता के बाद पुत्र उसका शासन। राजतंत्रात्मक आने का मतलब कि राजा का जहाँ पे शासन चले। ठीक है, और राजा का जहाँ शासन चलता है तो वहाँ पास समझो कि एक तरह से वंशानुगत ही होता है शासन, है ना। वो हाँ ये बाद में डिपेंड करता है उस राजा के ऊपर कि हाँ वो राजा जो है अगले अपना मतलब उत्तराधिकारी किसको चुनता है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो लगभग सभी राजा जो है उसका ख्वाहिश उसके घराना का यही रहता है कि मतलब कि इस हमारे राज्य या क्षेत्र का जो शासन जो है हमारे यहाँ का संतान ही चलाए, ऐसा ख्वाहिश रहता है। ठीक है,
तो इस तरह से मतलब कि कुछ जो जनपद थे उनमें गणतंत्रात्मक था, मतलब कि वहाँ पर जो है से चुनाव किया जाता था, ठीक है, शासन चलाने के लिए उस व्यक्ति को चुनाव किया जाता था। और कुछ जो महाजनपद थे वहाँ पास राजतंत्रात्मक थे। तो इस तरह से महाजनपद का जो है से वो शासन व्यवस्था था, मतलब सभी में समान नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि इसका जो शासन करने का जो केंद्र रहता था, महाजनपद है तो उसका शासन करने का एक स्थल रहता होगा। आखिर वो शासन करने वाले जैसे हमारे देश से नहीं है, ठीक है, किसी देश का भी है तो शासन व्यवस्था चलता है किसी स्थल से ही चलता है, ठीक है। सभी का एक एक जगह अपना स्थल बना है, वहाँ से अपना अपना कॉलोनी बनाया हुआ है अपने ज़रूरत के हिसाब से, और वहाँ से जो है से सभी चीज़ों का मैंने रक्षा, उस पर शासन बनाए रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है मतलब कि महाजनपद का जो है शासन चलता था, उसके जो राजधानियाँ होती थी, ठीक है, ये उसका जो महाजनपद का जो केंद्र होता था वो राजधानी हुआ करता था, ठीक है। तो राजधानी से जो है से शासन चलता था, मतलब कहने का मतलब कि राजधानी है, वहाँ पास ही राजा बैठेंगे, है ना, उसके मंत्री बैठेंगे, मुनीम बैठेंगे, वहाँ से ही कानून लागू होगा, बनेगा। इस तरह से मतलब जैसे आज हमारे यहाँ देश में है कि संसद आखिर चल रहा है, तो संसद वहाँ से एक समझो कि एक शासन लागू हो रहा है वहाँ से, है ना, नए कानून बन रहे हैं, उसको लागू किया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से महाजनपद में भी शासन करने के लिए जो है से उसका राजधानी जो केंद्र था, ठीक है, और केंद्र था तो राजधानी में ही जो है से राजा रहा करते थे, राजा के कर्मचारी रहा करते थे, और जो सेना जो है वो रहा करते थे, ठीक है। सेना मतलब आवास कहने का मतलब कि ये सब जितना जो है जो भी हैं सब जो है राजधानी में रहा करते थे, ठीक है। ये जो राजधानी था तो राजधानी को किलेबंदी किया गया था। ऐसा अक्सर पाया गया है कि जितने भी राजधानियां हैं उन सभी को जो है किलेबंदी मतलब उसको घेराव किया गया है, ठीक है, घेरा हुआ है। तो घेरा हुआ है तो मतलब कि घेरा हुआ भी है तो वो लकड़ी से, ठीक है, और ईंट से, पत्थर से वगैरह से, जिनसे भी उनका सुविधा प्राप्त हो उनसे जो है अपने राजधानियों को जो है अपने किले को जो है घेरेबंदी कर लिया करते थे। और घेरेबंदी करने का मतलब कारण बताया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो इसलिए किया करते थे, मतलब किलेबंदी, ताकि जो है कोई अन्य राजा जो है हम पे तुरंत आक्रमण न कर दे। देखते हैं ना फिल्म में देखते होंगे, ये बड़े बड़े मतलब महल है ना, बड़ा बड़ा मकबरा है, इस तरह से मतलब, और उस महल का कई दरवाज़ा है, दरवाज़ा में भी एक उधर मतलब कि दरवाज़ा भी है, दरवाज़ा तक पहुंचने के लिए उसके पहले जो है तालाब जैसा बनाया हुआ है, पानी, ठीक है, और उसमें जो है पानी में भी जो है मगरमच्छ पाला गया है, ताकि जो है उसमें कोई हमला करने के लिए आए तो तुरंत उसमें कूद ना पाए, कूद भी जाए मतलब उससे पास हो तो उसको मतलब मगरमच्छ उसको समाप्त कर दे। और उसके बाद जो है तब फिर मैंने गेट तक पहुंचने के लिए रास्ता रहता था। तो इस तरह से मतलब दिमाग लगाया जाता था ताकि मतलब कि किसी भी राजा तक जो है अन्य राजा जो है तुरंत पहुंचे या आक्रमण ना कर दे। हाँ, तो अपने मतलब सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए इस समय मतलब कि घेरेबंदी या किलेबंदी किया जाता था, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसा मतलब अनुमान लगाया है कि इसी कारण से वो लोग अपने सुरक्षा बचाव के लिए ये सब किया करते थे। हम बताए थे कि शुरू बार में हम मतलब ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हम पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे कि ऋग वैदिक काल में जो है
एक राजा को जो है से नजराना प्राप्त होता था, नजराना या बलि बताए थे। उसी को कहते हैं, मतलब कि वो बोले थे उपहार, ठीक है। फिर बताए थे कि आगे चलकर वो जो है से नजराना या बलि जो है से एक नियमित कर के रूप में बदल गया था, है ना। क्योंकि जनपद का निर्माण हो रहा है, तब वहाँ पास जो है से जो उसका जो अधिकारी बन रहा है, राजा बन रहा है, उसकी शक्ति में जैसे अब बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ोतरी हो रहा है तो उसको वो जैसे अब अपने आप में शक्तिशाली बन रहा है, तो अपने आप में अब वो कानून अथी लागू करने लग रहा है, कानून बनाने लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से मतलब कि महाजनपद वही वाला जो हिसाब जो है महाजनपद में ही चलता रहा, ठीक है। महाजनपद मतलब कि जो नजराना या बलि जो था, जो शुरुआती दौर में जो एक उपहार समान था, वो अब नियमित कर टैक्स बन गया। तो टैक्स बन गया तो मतलब कि कर के रूप में परावर्तित हो गया। परा मतलब कि शॉर्ट में लिखा हुआ है परावर्तित, ठीक है। पराजित नहीं, परावर्तित, मतलब ये आप बोल सकते हैं परिवर्तन लिख सकते हैं। तो ये जो है नजराना या बलि जो था वो पहले क्या था, उपहार के रूप में था, लेकिन अब जो है नियमित कर के रूप में टैक्स बन गया है। एक तो उसको समझो कि राजा के द्वारा कानून बना दिया है कि अब आप नियमित रूप से देना ही है तो देना है। पहले होता था कि जिसको स्वेच्छा से, जिसको इच्छा होता था वो देता था, लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं है। अब एक नियम बन गया है, हाँ, अब सभी को देना होगा। तो कर मतलब कि अब नियमित कर बन गए। तब देखते हैं कि कर देने वाले कौन कौन थे, कौन कौन कर देते थे। अब ये जो भाई अब तो नजराना या बलि जो था वो तो कर बन ही गया, एक कानून नियम बन गया। तो अब कौन कौन देते थे, तो जो भी मतलब कि आर्थिक क्रिया को चलाने वाले व्यक्ति हैं, अपने आप को जीविकोपार्जन किसी तरह से चला रहे हैं, कमा रहे हैं, वो देंगे। तो उनमें जैसे आता है कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक। अब आखेटक क्या होता है भाई, आखेटक क्या होता है, शिकारी, ठीक है। तो शिकारी को भी मतलब कि कर मतलब देना होता था। और उनमें जो था वो सबसे मुख्य था कृषक। इन सभी में सबसे जो मुख्य था वो कृषक था। कृषक इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या था वो कृषक का ही था, हाँ। तो कृषक था, इसको खोल दो जी। तो अब जो ये कृषक था, तो कृषक का एक मतलब कि भाग तय किया हुआ था, है ना। नियम के रूप में, कानून के रूप में एक उसका हिस्सा तय किया गया था कि हमको मतलब कि कृषक से इतना हिस्सा लेना है। तो कृषक का बांधा हुआ था हिस्सा कि उपज, जो उपज होगा उसका 16वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में लगेगा, ठीक है। जो उपज होगा उसका 16वां हिस्सा कर के रूप में होगा। हिस्सा मतलब कि भाग का है, ठीक है। 16वां भाग उसको चाहिए कर के रूप में। ये जो है कृषक का है कर देने के लिए। अगर बात करेंगे कारीगर के, तो कारीगर चूंकि कारीगर है तो वो अपना आर्टिस्ट कलाकारी दिखाते रहेगा, तो उसको जो ऐसा मतलब कर के रूप में राजा के यहाँ जो है महीने में 1 दिन काम करना होता था। अब राजा है तो वहाँ पास बड़ा बड़ा महल है, कुछ बनाना हो, है ना, वो बना देगा। लोहार है, उसके लिए जो मतलब कि एक तरह से अस्त्र शस्त्र बनाना हो वो बना सकता है। सुनार हो, गहना वगैरह बना सकता है। बुनकर हो, कोई चीज़ बुन वगैरह दे सकता है बढ़िया से, शाल वगैरह ये सब बना के दे मतलब बना सकता है। राजा के मनपसंद लायक कपड़ा वगैरह बुन सकता है। बढ़ई है, वो बढ़ई भी फर्नीचर वाला जो बढ़िया बढ़िया काम कर दे। तो इस तरह से मतलब ये कारीगर जो होते थे, कारीगर वाले मतलब कैटेगरी में वो उनको सभी को जैसे महीना में 1 दिन कर के रूप में लोगों को काम करना होता था राजा के यहाँ। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पास बात हो रहा है कि मतलब कि ये जो है महाजनपद या नजराना मतलब कि
महाजनपद के में जो नजराना या बलि जो था वो कर के रूप में है। तो कर से अब जो है एक कर वसूला जा रहा है, तो राजा के पास में तो पैसा तो होगा भाई। अब कर वसूला जा रहा है तो उसके पास में तो आर्थिक संपत्ति अब बढ़ेगा ही। उससे अब मतलब कि इतना वो राजा समृद्धशाली होने लगा। तो उसी हमें मतलब उसी के बारे में हम लिख दिए यहाँ नोट में कि मतलब कि राजा जो है से अब आर्थिक रूप से समृद्धशाली होने लगा था। अब कर नियमित रूप से हो गया है, अब स्वेच्छा से नहीं दिया जा रहा है, नियमित हो गया है। अब मतलब जो नहीं देगा उसको समझो कि दंडित भी किया जाएगा। या हो सकता है कि ऐसा भी नियम कानून बन जाए कि नहीं दे तो उसको जो है से कुछ उससे कुछ ले ही लिया जाता होगा, जैसे कोई कुछ जमीन ले लिया जबरदस्ती वगैरह, है ना। तो इस तरह से मतलब कि अगला व्यक्ति को किसी भी हर हाल में मतलब कि देना जरूरी था। तो अब जो है ये अब कर के रूप में वसूल रहा है, एक तरह से पैसा आ रहा है समझो कि, तो ये तो समृद्धशाली होगा ही राजा, है ना। पैसों से मतलब समझो कि एक भरेगा ही। तो अब जैसे समृद्धशाली होने लगा, अब समृद्धशाली होने लगा, तो अब राजा जो है वो अपने यहाँ जैसे कर्मचारी सेना ये सब का भर्ती जो करने के लिए मतलब भर्ती जो कराते हैं उसमें जैसे वेतन देने लगा। ठीक है, तो वेतन चालू कर दिया, कर्मचारी एवं सेना को नियमित वेतन देकर भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि पैसा होने लगा तो जैसे जैसे पैसा जाता है हर कोई आदमी का अलग अलग माइंड सेटअप होते जाता है। जैसे किसी के पास भी अगर पैसा होगा, अधिक पैसा होगा, तो वो ज़्यादा दिमाग लगाता है, वो चाहता है कि से हम जो है अगर किसी के पास में ज़्यादा पैसा हो तो हो सकता है कि अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार हम यदि कहेंगे तो अभी तो ऐसा मतलब कि नियम ही है कि ज़्यादा अगर पैसे वाले व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, धनी मनी है, तो आप फोर्स वगैरह रख सकते हैं, अपनी सुरक्षा में तैनात कर सकते हैं सरकार से कहकर। तो ठीक उसी प्रकार से वो उस समय जैसे कर्मचारी एवं सेना को जो है से अब वेतन देना शुरू कर दिया, भर्ती लिया करता था, वेतन देना उसको शुरू कर दिया। और वेतन का जो भुगतान है वो आहत सिक्कों में करने लगा। ठीक है, अब आहत सिक्का जो है से आगे वाले क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, आहत सिक्का के बारे में। तो इस तरह से मतलब कि शुरू वाले जो प्रक्रिया था जीविकोपार्जन का रहने का, अब उनमें जो है से अब अलग अलग अब जैसे लोग अस्थाई होने लगे, तो अस्थाई होने के बाद कई नियम कानून बनने लगते हैं, कई समाज बनने लगता है, तो समाज में अलग अलग परिवर्तन होते रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब एक जगह रहने का एक परिवर्तन हो रहा है, समझिए कि एक जगह रहने का एक परिणाम ये निकल रहा है। अगर ठीक पहले अगर सोचेंगे कि जैसे पहले आदमी रहता था एक जगह नहीं रहा करता था, तो एक जगह नहीं रहा तो क्या मतलब कि ऐसा लगता है कि चेंजिंग हो जाएगा कुछ। एक जगह रहने से जो कहा जाता है ना कि एक जगह हड़िया रहता है तो मतलब बर्तन रहता है तो ढूंढने करता है, ऐसा कुछ रहता है ना। ठीक उसी प्रकार से मतलब कि जब तक कि एक जगह कोई व्यक्ति नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, तब तक समझो कि एक कोई परिणाम उसको नहीं निकलता है। अगर यही सब अलग अलग रहते, अपने अपने लीन रहते, बस केवल पशुपाला के रहते, तो उससे क्या होता है, उसको माइंड वैसा को वैसा रहता लगभग। तो इस तरह से अब हम आगे जानेंगे। अब महाजनपद की बात कर रहे थे, तो महाजनपद में भी कुछ कुछ जो जनपद हैं जो मुख्य हैं उसके बारे में हम जानेंगे, उन जनपदों के बारे में। ठीक है, उन जनपद के बारे में जानेंगे, उसका इतिहास, उस साम्राज्य के बारे में जानेंगे, वहाँ के राजा कैसा था, समृद्धशाली था कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। तो ये था आज का क्लास। आगे वाले क्लास में भी मगध साम्राज्य वगैरह इस सब के बारे में जानेंगे हम। ठीक है।